कि जो रेड आंट्स होती हैं, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो रेड आंट्स है उनमें होता है आपका फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है भाई? फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये तो हो गया आपका किसमें? रेड आंट यानी कि लाल चींटियों में। अब हम बात करते हैं जो बाकी के एसिड्स है ना, ये कहाँ कहाँ किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सॉरी। तो अब देखो, मेलिक एसिड जो होता है आपका वो होता है ग्रेप्स, यानी कि ये होता है आपका किसमें भाई? जो आपके ग्रेप्स होते हैं। फिर आपका वाटरमेलन में भी ये मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटरमेलन यानी कि तरबूज में। फिर आपकी जो चेरीज होती हैं, चेरीज पता है ना सभी को, तो चेरीज में भी आपका मेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। कैरेट में भी होता है आपका मेलिक एसिड, और आपका ब्रोकली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं किसके? मेलिक एसिड के। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कि अगले एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछ लिया जाए कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेनिक एसिड की। तो देखो, टेनिक एसिड आपका किसमें होता है? अगर हम टेनिक एसिड की बात करें तो ये आपका एक तो चेस्टनट में होता है। किसमें होता है भाई? चेस्टनट में होता है। और फिर आपने ना ओक ट्री देखा होगा। कौन सा ट्री देखा होगा? ओक ट्री। तो ओक ट्री में भी आपका टेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड। अब जो ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, ये किस में प्रेजेंट होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है आपका टोमेटो में। किसमें प्रेजेंट होता है? टोमेटो। अच्छा, टोमेटो की बात करते हैं। जो टोमेटो होता है ना, इसमें कई सारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। एक तो आपका ऑक्सैलिक एसिड हो गया। अब देखो, टोमेटो में कौन कौन से एसिड होते हैं? ऑक्सैलिक एसिड होता है, इसमें मैलिक एसिड भी होता है, ठीक है। टोमेटो में आपका मैलिक एसिड भी होता है, और इसके अलावा आपका सिट्रिक एसिड भी होता है टोमेटो में। कौन सा होता है भाई? सिट्रिक एसिड होता है। फिर आपका एस्कोर्बिक एसिड भी टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन सा एसिड? एस्कोर्बिक एसिड। तो टोमेटो के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि टोमेटो में मैलिक एसिड भी होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। अच्छा, मैंने जो कल आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, वो क्वेश्चन किया कि नहीं किया? उसका आंसर किसी को आया समझ में? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम क्लास के लास्ट में या बीच में कहीं उसका आंसर आपको मैं बता दूंगा कैसे क्या उसमें चीजें होती हैं, ठीक है। और अब हम न्यूमेरिकल्स को भी धीमे धीमे स्टार्ट कर देंगे। न्यूमेरिकल्स आपके आज या कल से हम स्टार्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि आपको जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के आ चुके हैं, तब आपको लेवल पता चलेगा भाई रेलवे में कैसे कैसे न्यूमेरिकल आपके पूछ लिए जाते हैं फ्रॉम फिजिक्स, ठीक है। चलो, तो देखो, अब आपसे अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान में आपको उपयुक्त विकल्प भरना है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, यानी कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, उन्हें कौन से समूह से संबंधित हम बोलते हैं, या फिर ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? पेनेरोग्राम, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, या फिर थैलोफाइटा। बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, जो प्लांट्स होते हैं ना जिनमें कि कोई डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनमें नहीं होती है, तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? तो देखो, ये बिलोंग करते हैं आपके टेरिडोफाइटास को, ठीक है ना। किसको बिलोंग करते हैं? ये टेरिडोफाइटा को बिलोंग करते हैं। और इनमें ना एक्चुअली में बात क्या की जा रही है? तो देखो, बात क्या की जा रही है आपसे, वेट अ सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूं, ये पेन कहाँ पर स्टक हुआ है? वेट अ सेकेंड। तो देखो, यहाँ पर मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ, जिसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट, अच्छा, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? डू नॉट लिखा है। तो टेरिडोफाइटा में डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी तो होती है, लेकिन देखो, टेरिडोफाइटाज में क्या होता है, ये एक बार मैं आपको सारे के सारे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। अगर मैं टेरिडोफाइटा की बात करता हूँ, तो इसमें ना जो रिप्रोडक्शन के मीन्स होते हैं, यानी कि इस ग्रुप में जो रिप्रोडक्शन मीन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। यानी कि इसमें ना तो आपको सीड दिखेगा, ये जो आपके टेरिडोफाइटा ग्रुप में होते हैं इनके पास कोई सीड्स नहीं होते, ठीक है, जो कि आपको दिख पाए कि जो सीड्स हैं वो आपके जो रिप्रोडक्शन के मीन्स होते हैं, मेनली सीड्स बनते हैं। फिर आपके फ्लावर से मेनली रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, तो इनमें फ्लावर्स भी नहीं होते हैं और सीड्स भी नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास में एक डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। तो ये तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। अब जो थैलोफाइटा है ना, थैलोफाइटा के पास में डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है, ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इनके पास नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका थैलोफाइटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बचते हैं हमारे पास कौन से दो? हमारे पास ग्रुप बचते हैं, एक तो आपका फेनोरोग्राम हो गया, दूसरा हो गया आपका ब्रायोफाइटा। तो देखो, फेनेरोग्राम जो है आपका, इसमें होता क्या एक्चुअली में, जब रिप्रोडक्शन हो जाता है इसमें,
रिप्रोडक्शन होने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे यहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लावर से क्या हुआ, आपका जर्मिनेशन हो गया, उसके बाद में आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है, सीड्स वगैरह आपके फॉर्म होने लग जाते हैं। अब जैसे ही आपके सीड फॉर्म होते हैं तो उसमें क्या होता है, सीड के अंदर जरा आप मुझे बताओ, सीड के अंदर क्या होता है, आपका जो प्लांट का एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो प्लांट का भ्रूण होता है ना, वही तो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर, है ना। तो ये जो एम्ब्रियो है, जैसे कि जो मानव का एम्ब्रियो यानी कि जो मानव का भ्रूण होता है, उसको भी खाना पीना दिया जाता है ना उसके माँ के द्वारा। तो यहाँ पर जो सीड्स का एम्ब्रियो होता है ना, उसको भी यहाँ पर फूड जो है वो उसके अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो सीड होता है ना, उसमें एक तो एम्ब्रियो होता है और फिर उसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो इस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, फेनेरोगेम्स बोल देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये ब्रायोफाइटा क्या है। तो एक बार ब्रायोफाइटा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि ब्रायोफाइटा के आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं आपसे, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स। तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। एक तो आपका यहाँ पर मोजेस, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है कि मोजेस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो मोजेस करता है ब्रायोफाइटा से, ठीक है। फिर आपका इसमें और हॉर्नवुड्स वगैरह आ जाता है, ठीक है, हॉर्नवुड्स हो गया, फिर आपका लीवर वॉर्ड्स हो गया। तो ये सारे के सारे तो फिर आ ही जाते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वाला क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो मोजेस है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो वो करता है अपना ब्रायोफाइटा से। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने आपको कल सारी की सारी बातें समझाई हुई थी। अब क्या पूछा जा रहा है, मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ। तो जो मोमेंटम होता है वो किसका प्रोडक्ट, यहाँ पर आप किसका प्रोडक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है, देखो सबसे पहली बात आप ध्यान से समझते जाना। मोमेंटम तो पहले ये समझो होता क्या है, जैसे कोई बॉडी है वो आपकी बढ़िया अपनी गति में चलती जा रही है, ठीक है। क्या हुआ कि मैं अपनी कार को बिल्कुल भगाता चला जा रहा हूँ, पहले 80 मेरी स्पीड थी, फिर मेरी 85 हो गई, फिर मेरी 90 हो गई, फिर 95। तो यहाँ पर जो मेरा मोमेंटम है बिल्कुल स्मूथली चला जा रहा है और मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, यानी कि जो मेरी वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो ये जो मोमेंटम होता है ना, इसको डिनोट तो किया जाता है किससे, पी से। और इसके ऊपर ये क्या लगा दिया मैंने, कभी भी आपका किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा साइन लगा होना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर का मतलब क्या है, इस क्वांटिटी के पास क्या होगी, अपनी खुद की एक डायरेक्शन होगी। और अगर उसके पास खुद की एक डायरेक्शन है और उसके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, क्या है, डायरेक्शन है और उसके पास में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कि वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक तो आपको ये बात पता चल गई कि ये जो मोमेंटम होता है वो कैसी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब दूसरी बात आती है कि ये मोमेंटम किसके इक्वल होता है। तो ये मोमेंटम होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, ये आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब मोमेंटम के बारे में हमें कहां से पता चलता है, तो हमें मोमेंटम के बारे में पता चलता है न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन से सेकंड लॉ स्टेट करता है कि एक बॉडी जो है अगर वो चलती जा रही है तो उसके पास क्या होगा, एक मोमेंटम होगा, ठीक है ना। कहां से पता चलता है, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं, अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर मैंने बोला कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, क्या पूछा मैंने, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है। और यही बात आपकी न्यूटन के सेकंड लॉ में बताई गई है कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू व्हाट। तो ये आप मुझे एक बार बताओ कमेंट करके, मैं इसका आंसर आपको कल दूंगा। जब तक आप खुद से चीजों को बताओगे नहीं ना, तब तक आपको खुद भी चीजें समझ में आएंगी नहीं। आप जब तक चीजें खुद से ढूंढना स्टार्ट नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा, बोलो। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है आपसे, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपका मोमेंटम हो जाएगा। ये तो अपना चलो ठीक है, करेक्ट हो गया। अब ये मास इंटू फोर्स क्या होता है भाई, मास इंटू फोर्स कोई यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होती है अपनी फिजिक्स में। फिर आता है आपका मास इंटू एनर्शिया भी नहीं करते हैं, फिर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आप मुझे बताइए जरा, क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ मुझे, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है। ये चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये दो चीजें मैंने आपसे पूछी हैं, एक तो आपका जो मास इंटू एक्सेलरेशन है ये क्या होता है, और दूसरी बात मैंने आपसे क्या पूछी है, ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, आप मुझे बताओ कि ये क्या होता है। दोनों की दोनों क्वांटिटी का आपको मुझे आंसर देना है, ठीक है। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगर नहीं आया तो नहीं आया बोल के कमेंट कर दो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे से समझाता हूँ इसको।
खैर अगला वाला क्वेश्चन ये रहा कि जो आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4 है, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। अब लेकिन आपको ना बात क्या है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना, ये जो कंपाउंड आपका लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, इसको बोलते क्या है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन अगला ये आ जाए कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है, या फिर इसका नाम देकर के बोल दिया कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या करोगे, है ना। तो कभी भी आपका प्रीवियस ईयर में कोई चीज आई है तो उससे रिलेटेड आपको सारी की सारी बातें पढ़नी होती हैं। यही पढ़ने का आपका तरीका होता है जीएस का, ठीक है। जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, लाइक रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, इनमें जनरल साइंस के क्वेश्चन ज्यादा डिफर नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल देखो, अब यहां पर मैं आपसे किसकी बात करने लग रहा हूं, यहां पर आपसे बात की जा रही है जो आपका NH4 का होल ट्वाइस SO4 है। तो देखो ये ना आपका एक सॉइल फर्टिलाइजर होता है और इसका नाम क्या होता है, अमोनियम सल्फेट। क्योंकि NH4 क्या है आपका, अमोनियम ही तो है। हाँ जी, हमें अमोनियम होता है ना, अमोनियम, और आपका SO4 है, तो यहाँ पर, और SO4 के पास कितना है भाई, यहाँ पर 2 है, 2 चार्ज है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। कभी भी कंपाउंड बनाने का खैर ये फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आपको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्यों उसमें आप टाइम वेस्ट करो, चलो छोड़ो उसको। फिलहाल आप इसका नाम ध्यान में रखो कि अमोनियम सल्फेट जो है इसको बोला जाता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब बात आती है कि इसमें एटम्स कितने हैं। तो देखो कितने एटम है, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि आपके एटम कैसे देखे जाते हैं, जब मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख करके बताया था, केमिकल फॉर्मूला, याद है कि नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब जब भी आपका होल ट्वाइस लगा होता है ना, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी कि N के कितने एटम है, 2 एटम है, प्लस में H के कितने हैं, ये 4 हैं, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 एटम इसके हो गए। अब प्लस में S का कितना एटम है, 1 एटम है भैया S का, प्लस में 1 कर दो। प्लस में आपका O के कितने एटम है, 4 एटम है, प्लस में 4 कर दो। तो कितने एटम आपके निकल के आ गए हैं, टोटल 15 आ गए कि नहीं आ गए, बोलो हाँ। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट है आपके NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट में, 15 एटम प्रेजेंट है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और मैंने आपको क्या बोला था, इसमें मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। तो चलो भाई नोट डाउन करो, इसमें मैं आपको जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, आपको यहाँ पर आप बस इससे रिलेटेड इतनी बात ध्यान में रख लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, मैं आपसे क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, सबसे पहला कि अगर ये जो सबसे पहले ये समझो, ये जो आपका म्यू होता है ना, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मोटा मोटा ऐसे समझ लो कि जैसे कोई जैसे आपका ग्लास होता है ना, ग्लास का जो आपका रिफ्रैक्ट करने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है पानी से, है ना। लिक्विड का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि जितने भी ये चीजें होती है ना, आपकी ग्लास हुआ, लिक्विड हुआ, या फिर कोई और, आप हीरा ले लो, डायमंड ले लो, तो ये सब के सब इनका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतनी सी बात क्लियर है। अब आप एक बात समझना, कभी भी आपका ना, और यहाँ पर ना ये मिरर नहीं होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर आपका लेंस होता है। कभी भी आप मिरर को कैसे डुबाओगे भाई, मिरर में तो आपका पीछे की एक साइड पॉलिश्ड होगी, आप लेंस को डुबाते हो, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पर कभी भी, आप ध्यान में रखना, पहला पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका म्यू जो आपका लिक्विड है, यानी ये जो लिक्विड है ना, इसका म्यू, अब मैं इसको क्या बोल देता हूँ, म्यू एल, ठीक है ना। लिक्विड के लिए मैंने एल यूज कर लिया। और यहाँ पर अगर मैं मिरर की बात कर, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपसे म्यू ए की बात करता हूँ, ठीक है ना, म्यू ए का मतलब है मैं आपसे किसी लेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर रहेगी। म्यू एल यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का ज्यादा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से, क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है, तो जो फोकल लेंथ होती है ना, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर जो लिक्विड है उसकी आपकी म्यू ज्यादा हो गई है, तो उसमें क्या फर्क होगा आपका, बात मेरी समझना। तो क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस चेंज हो जाता है कॉनकेव लेंस में। क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है कॉनकेव लेंस। उसमें वो जो लिक्विड है ना, उसके अंदर जैसे ही आप लेंस डाल दोगे, वो अपना कैरेक्टर बदल देगा। यानी कॉन्वेक्स लेंस तो काम करने लगेगा कॉनकेव लेंस का, और जो कॉनकेव लेंस होगा वो काम करने लग जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का। बात मेरी समझ रहे हो। अगर आपका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस आपका काम करने लग गया कॉनकेव लेंस वाला, और कॉनकेव लेंस काम करने लग गया आपका कॉन्वेक्स वाला। बात मेरी समझ में आ गई। पहला पॉइंट है ये। अब देखो दूसरा पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट आपका, अगर आपका म्यू लिक्विड यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का वो कम हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, यानी कि यहां पर मैं लेंस को क्या बोल रहा हूं, ए,
अब क्या बात हो रही है, ये आपका इससे कम है, यानी कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है वो ज्यादा है लिक्विड वाले से। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका नो चेंज आता है, यानी जो फोकल लेंथ है वही आपकी फोकल लेंथ रहेगी। नो चेंज इन फोकल लेंथ, यहाँ पर आपका चेंज हो जाती है फोकल लेंथ, इसलिए आपका जो मिरर जो लेंस है वो भी आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो फोकल लेंथ है उसमें नो चेंज आ जाता है। अगर आपका जो लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ अगर आपका किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। क्लियर है, बात मेरी समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से मेरे शब्दों पे आप गौर करना, ठीक है। अब तीसरा एक और पॉइंट आता है कि अगर ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का वो इक्वल हो जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिरर के, वो जो आपका लिक्विड का है वो इक्वल टू हो जाए किसके, आपका जो लेंस है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपकी फोकल लेंथ, उस केस में आपकी जो फोकल लेंथ है ना वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप इस साइन से डिनोट कर दो। अच्छा, जिन लोगों को ये हार्ड लग रहा है ना, कोई बात नहीं, पहली बार चीजें समझने में हार्ड ही लगती हैं, लेकिन अगर मैं आपको झूले के पालने में बिठाया रहूंगा तो आपको उसमें मजा ही आएगा, ठीक है। जब तक आपको मैं स्विंग ही नहीं कराऊंगा तब तक आपको उसमें बैठे बैठे मजा ही आएगा, ठीक है। तो इस बात को समझो, नई चीजें जब तक आप सीखोगे नहीं एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। इसलिए थोड़े से इस चीज में मत रहो कि पेपर बहुत इजी आ जाएगा, मैं तो फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। थोड़ा चीजों को समझना भी है, ऑल राइट। फिलहाल देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तीनों पॉइंट आपकी ध्यान में रहेंगे क्या, बोलो हाँ, तीनों ध्यान में रहेंगे ना। देखो, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि जो लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ठीक है। और फोकल लेंथ अब वो पूछ रहा है कि जब मैंने उस मिरर को, यहाँ पे मिरर नहीं एक्चुअली में लेंस को डालते हैं, अब मैंने जब उस लेंस को लिक्विड में डाल दिया तो फोकल लेंथ में मेरी क्या चेंज आएगा। मैंने कहा ठीक है, अब ये जो लिक्विड है, लिक्विड का म्यू तो तुमने मुझे बता दिया। अब देखो, कभी भी आपका जो प्योर ग्लास होता है ना, प्योर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए। तो लिख लो इसको, प्योर ग्लास का जो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.6। कितना होता है, 1.6 होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देने का यही तो मतलब हुआ कि आपने भैया हमें दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिए नहीं और आपने क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि आपको पता हो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो 1.6 होता है। अब मैंने देखा लिक्विड का कितना निकल के आ रहा है, 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.3। यानी कि जो लिक्विड का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कम है किससे, ग्लास के, यानी कि ये जो अपना मटेरियल है ना इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, चलो भाई सेकंड वाली पे चलते हैं। इस केस में आपका फोकल लेंथ पे नो चेंज होता है, तो मैंने कहा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा जो फोकल लेंथ है वो एफ का एफ ही रह जाएगा, नो चेंज होगा। बात मेरी समझ में आई क्या, बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलो हाँ, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपका क्वेश्चन अगर ये घुमाएगा तो आपका इस तरीके से ही घुमा सकता है जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम फटाफट से। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेम द मेटल दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो आप उस मेटल का नाम बताइए जिसको इजीली कट किया जा सके नाइफ से। तो सबको पता ही होगा भाई कौन सा मेटल है, ऑप्शंस में दिखाता हूं, सोडियम, गोल्ड, तांबा यानी कि कॉपर, या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप किसको नाइफ से कट कर सकते हो, सोडियम को। अब अगर सोडियम की बात हो रही है ना तो सोडियम के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब इस हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम मेटल की बात करने लग रहे हैं। तो देखो, सोडियम जो मेटल होता है इसका सोडियम मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ, सोडियम की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सोडियम का सबसे पहले आप एटॉमिक नंबर समझो, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का। तो एटॉमिक नंबर इसका होता है आपका 11, ठीक है। इसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो इसका साइन होता है Na। क्या साइन होता है इसका, Na होता है। अब बात आती है कि इसका एटॉमिक मास कितना है, तो आपको एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए, 23 है। अच्छा, ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ना आप सब लोग चुपचाप से ये 30 तक याद कर लो, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो बता दो, मैं आपको ना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत अच्छे से याद करा सकता हूँ, ठीक है। मैंने वो ट्रिक पढ़ी थी 9th क्लास में, ठीक है। 9th क्लास में मुझे 50 जो एलिमेंट्स हैं उनके बिल्कुल सीधे सीधे नाम याद हो गए थे, इतनी ईजी ट्रिक है वो, ठीक है। चलिए खैर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो गए, और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी,
अब अपने पास सोडियम मेटल के बारे में दो तीन चीजें जरूरी समझते हैं। अच्छा, इसका ना एक्चुअली में 22.98 होता है एटॉमिक मास, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट 23 बोल देते हैं। अगर आपके पास ऐसा दिख जाए तो ये टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये जो सोडियम होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है ये आपका? हाईली रिएक्टिव होता है। अब इसकी हाईली रिएक्टिव होने की वजह से होता क्या है ना, कि जब भी सोडियम को हम रूम टेम्परेचर पे देखो, सोडियम को जब भी हम रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे हम बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ, आपको पता है भाई, जहां हवा होगी वहां ऑक्सीजन होगी, या फिर जहां पानी होगा वहां ऑक्सीजन होगी। तो ये ऑक्सीजन के साथ ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव है। तो ये रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है और ये जल जाता है। ठीक है, क्या कर जाता है? ये जल जाता है। तो इसलिए आप कभी भी अगर पॉकेट में सोडियम को डालोगे तो आपकी पॉकेट वॉकेट सब जल जाएगी। ठीक है, तो हम सोडियम को क्यों कैसे स्टोर करते हैं हम? क्योंकि हम उसे बाहर तो निकाल नहीं सकते, तो इसे ना हमेशा स्टोर करके रखा जाता है किसमें? कैरोसिन में। ठीक है, किसमें हम स्टोर करते हैं? कैरोसिन में, क्योंकि कैरोसिन में ना ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, कैरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए जो आपका जो Na है यानी कि सोडियम है, वो कैरोसिन में आपका रिएक्ट नहीं कर पाता है। अब आप कहोगे सर कैरोसिन में क्यों करते हैं भाई? हम यहाँ पे पानी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा पानी का जो आपका, अच्छा बेटा ना फ्लो में आता है, किसी को बुरा लगे तो एक बार बताना, ठीक है? ऑल राइट, चलिए। यहाँ पर ये जो H2O है, H2O का मतलब क्या होता है? H2O आपका जो वाटर है वो क्या होता है? H2O। H2O का मतलब क्या है? यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर वाटर हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। साइंस में यही तो आपकी सबसे बड़ी बात है, हर चीज का आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये नहीं कि कुछ भी आपका तुक्का रट्टा कुछ भी बैठाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है साइंस में। ऐसी कोई चीज ही नहीं है साइंस में जिसे आप लॉजिक लगा के समझ ना सको। ठीक है, चलिए खैर, ये हो गया आपका कैरोसिन। ठीक है, कैरोसिन में हम इसको स्टोर करते हैं, बात पूरी समझ में आ गई। चलिए, अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि कैरोसिन में अकेला आपका सोडियम ही नहीं, पोटेशियम को भी हम स्टोर करते हैं। किसको? पोटेशियम को। तो ये बात ध्यान में रखना, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव होते हैं रूम टेम्परेचर पे। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। तो इन दोनों को हम किसमें स्टोर करते हैं भाई? कैरोसिन में हम स्टोर करके रखते हैं। बढ़िया, क्लियर है सब कुछ। चलो एक बात और, ये जो आप नाइफ के साथ काट रहे हो ना, ये आप बस रूम टेम्परेचर पे काट सकते हो इसको। रूम टेम्परेचर पे काट सकते हो, या फिर आप इसका हाई टेम्परेचर पे काट दो। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर दोगे तो आप इसे नाइफ से इतनी इजीली नहीं काट पाओगे। तो ये बात भी ध्यान में रखना, लो टेम्परेचर पे सोडियम को आसानी से नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम को लो टेम्परेचर पे आसानी से नहीं काटा जा सकता, लिख लो इसे। समझे? अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाया तो बस यहीं पर ही घुमाएंगे, इससे ज्यादा क्षमता है नहीं किसी की। ठीक है, चलिए खैर, ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर, बढ़िया। और हाँ, एक बात और, सोडियम जो है आपका एल्कली अर्थ मेटल होता है। क्या होता है ये आपका? एल्कली अर्थ मेटल, ये क्वालिफिकेशन के अंदर आता है। एल्कली अर्थ मेटल होता है ये आपका, तो इसको भी एक बार लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम फटाफट से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉफ? तो इसमें से कौन सा आपका सेप्रोट्रॉफ है? तो सेप्रोट्रॉफ आपको पहले पता तो हो कि भैया ये सेप्रोट्रॉफ क्या भला है। तो सेप्रोट्रॉफ क्या होता है ना आपका, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं ना, दैट फीड्स, यहां पर मैं आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन ही लिख देता हूं। दैट फीड्स ऑन डेरिव दैट फीड्स ऑन द, देखो, दैट फीड्स ऑन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब जरा आप इस बात को समझिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करें, यानी कि जो डिपेंडेंट होते हैं, जो कि अपना खाना लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, किससे? सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर से। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? जैसे आपका ह्यूमन हो गया, अगर आपने देखा हो कोई लाश अगर सड़ गई है तो उसके पास जो आपका ये कौन सा होता है भाई? देखो, आपको मैं एक बार यहाँ पर ऑप्शंस में बताता हूँ, सेप्रोट्रॉफ यहाँ पर इन सब में कौन सा है भाई? मशरूम है। ठीक है, कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो मशरूम ना आपका सेप्रोट्रॉफ होता है। आप देखोगे अगर आपका जो मशरूम होता है ना, कहाँ पैदा होता है? जहां पर कोई ह्यूमन की डेथ हो गई हो तो उसके आसपास जो भी उसका ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऊपर ये उग जाएगा। ठीक है, या फिर कहीं पर ऑर्गेनिक मैटर में ना जो आपका एक्सक्रीशन करते हो आप, जिन चीजों का हम एक्सक्रीशन करते हैं वो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो प्रोटीन्स हैं वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। जो आपका डीएनए है वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ये सब आपका क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है।
तो अगर आप कहीं भी मशरूम को देखोगे तो उसके आसपास आपको या तो कोई सड़ी हुई चीज मिलेगी, सड़ी गली चीज जरूर मिलेगी, या फिर उसके आसपास आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलेगा, डीएनए के कुछ, डीएनए तो खैर कहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, फैट्स मिल सकते हैं आपको कुछ, ठीक है। तो ये सारी की सारी, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी, कुछ ह्यूमन ने जो एक्सक्रीट किया है, या फिर कुछ एनिमल ने एक्सक्रीट किया हुआ है, तो वो सब चीजें आपको जरूर दिखेगी, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफ आपको समझ में आया कि क्या होता है, ये आपका फिलहाल मशरूम होता है, ठीक है, कुकुरमुत्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द, तो किसी एटम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं। अब आप जरा समझिएगा, यहाँ पे आपको फिलहाल ऑप्शंस दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो चलिए खैर एक एक करके हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो कोई भी जो एटम होता है, क्या होता है, देखो एटम ना कभी भी आपका ऐसा होता है, ये आपका एटम है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोलूंगा, ये एटम है ना, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को इससे डिनोट किया जाता है, और आपके न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इस एटम में इनका क्या नंबर होता है, बात को समझना। अगर आपसे बोला जाए इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जितने भी आपके प्रोटॉन है, या फिर इक्वल टू में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात ध्यान रखना, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। बात मेरी समझ में आ गई क्या, एक चीज क्लियर है। चलो दूसरी बात पे आते हैं। अब आपका ये एटॉमिक मास क्या होता है ना, एटॉमिक मास, या फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखते हैं, तो n इक्वल टू लिख दूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है ना, वो होता है आपका जो मास नंबर है, इस एटम का जो मास नंबर होगा, माइनस क्या कर दोगे आप इसमें से, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है। अब इसको आप कैसे भी घुमा फिरा के लिख दो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस का एटॉमिक नंबर, बोलो हाँ, प्लस का एटॉमिक नंबर है ना। तो ये बात क्लियर है मेरी। अच्छा यहाँ पर माइनस मैंने अगर एटॉमिक नंबर किया है, इसका मतलब मैं क्या क्या माइनस कर सकता हूँ इसमें से, एटॉमिक नंबर को भी माइनस कर सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी माइनस कर सकता हूँ, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं आपस में, इक्वल ही तो होते हैं। बोलो हाँ क्लियर है, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। अब कोई भी जो एटम होता है, समझो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो अंदर होता है ना सबसे, ये होता है न्यूक्लियस, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ना न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इसको घेरे हुए प्रोटॉन भी होते हैं, यानी कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन कैसा पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कैसा, न्यूट्रॉन में तो कुछ होता ही नहीं है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना बस मास होता है, ठीक है। फिलहाल प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसके आसपास ना फिर कई सारी शेल्स होती हैं, क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, जिनमें कि आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिससे कि ये जो एटम है ना आपका स्टेबल बना रहता है, ठीक है। स्टेबल बना रहता है क्योंकि आपके जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है, जितना प्लस है उतना माइनस है, और आपका ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका एक एटम बना होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखना, एक एटम में जितना भी आपका एटॉमिक मास होता है, वो मेनली किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो खैर ये सारी की सारी बातें हैं आपकी, एंड आई थिंक आज के सेशन को हम यहीं पर एंड कर लेते हैं। बाकी और भी जो सेशंस आएंगे उनमें हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़े कम कम क्वेश्चंस ले रहे हैं, बट अभी आपका सेशन जो है थोड़ा बड़ा हुआ करेगा आने वाले कुछ दिनों में, और फिर हम ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आप आंसर्स कमेंट करो, और बताओ भाई कैसा लगा है आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि ये सेशन आपका और भी अच्छे से चल पाए, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। ऑलराइट, सो सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।